मरो कुरुक्षेत्रम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। न्यूज एंड व्यूज विद हैदर खान के साथ। आइए आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेते हैं उन खबरों का जो खबरें सारी दुनिया में वायरल हो रही है। वो खबरें प्रिंट मीडिया में प्रिंट होती है, जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में बताई जाती है, जो खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुंचती है। उन्हीं खबरों पर रोशनी डालते हैं ज़रा तफसील से, थोड़े से अलग अंदाज में। आज की खबर यह है, वेटिकन सिटी जो इटली में है, वेटिकन सिटी जो रोम की राजधानी के अंदर वेटिकन के नाम से एक शहर है, जो कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा गढ़ और पवित्र मकाम माना जाता है। उसके पोप फ्रांसिस जो अभी फिलहाल वहां के जिम्मेदार है, उन्होंने स्वीडन पर जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, वाज़ेह रहे कि स्वीडन में ईदगाह के बाहर एक शख्स ने अदालत की परमिशन से, यह बात आप नोट करिए, अदालत की परमिशन से स्वीडन में ईदगाह के बाहर और ईद के दिन कुरान पाक को नजर आतिश किया, उसकी बेहुरमती की। इस पर पोप फ्रांसिस यूएई यानी अरब अमारात के एक अखबार अल इत्तेहाद को इंटरव्यू देते हुए आपने कहा, इस तरह की हरकतें नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले अमल है। इससे इंसानियत को, मोहब्बत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पोप फ्रांसिस ने यह कहा कि हमारा मिशन सारी दुनिया के अंदर इंसानियत को, मोहब्बत को और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का है। इन वाकयात से नुकसान होता है इन तमाम चीज़ों पर। पोप फ्रांसिस का ये बहुत अच्छा बयान आया है। आलम इस्लाम ने, तमाम मुस्लिम ममालिक ने स्वीडन के इस वाक़ये पर एहतजाज किया है। मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम जो OIC के नाम से जानी जाती है, उसने इस पर एक हंगामी इजलास जिद्दा में लिया और उसके एक जिम्मेदार शख्स ने, जो इब्राहिम ताहा है, उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी और कुरान पाक की बेहुरमती ये कोई छोटी बात नहीं है। इस पर एहतजाज होना चाहिए। तमाम मुसलमानों को, तमाम मुस्लिम कंट्रियों को एक होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो सारी दुनिया के अंदर है। मैं आपको यहां बता दूं, इस्लामोफोबिया का मतलब है कि यूरोप में, जर्मन में और दीगर कंट्रियों में लोग इस्लाम से और मुसलमानों से एक किस्म का डर महसूस करते हैं। इसे इस्लाम फोबिया कहा जाता है। इस्लामी ममालिक में ईरान ने, पाकिस्तान ने और तुर्की ने अपना सख्त एहतजाज स्वीडन को जाहिर किया, यहां तक कि स्वीडन के सफीरों को बुलाकर उनको तलब करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। दूसरी खबर जो हमारे पास है, महाराष्ट्र में एक आतंकवादी संगठन जिसे दाइश के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में ISIS कहा जाता है, मुंबई, ठाणे और पुणे में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काउंटर टेररिज्म पे काम करती है, उसके अहदेदारों ने, उसके जिम्मेदारों ने एक नेटवर्क बेनकाब किया। वो नेटवर्क मुंबई में, पुणे में और ठाणे में सरगर्म था। NIA की टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए इनके मकानात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं नासिर सिद्दीकी, जुबैर नूर मोहम्मद, शर्जील शेख, जुल्फकार अली बारूदवाला। दौरान तफ्तीश जब NIA की टीम ने
वहां पर अपना धावा किया तो NIA की टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स आलात और कुछ ऐसे दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है, इस बात को और मजबूती मिलती है कि इनका ताल्लुक आतंकवादी संगठन यानी ISIS से है, जो मुल्क में अमन को खराब करने के लिए और यहाँ के मासूम नौजवानों को बरगलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आइए और एक न्यूज यहां पर हैदराबाद से है। हैदराबाद में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून को गिरफ्तार किया गया। खातून के कब्जे से जो लेडीज हैंडबैग में 3 साबुन बरामद हुए। वो साबुन अपने साइज के एतबार से, अपने वजन के एतबार से ज़रा बड़े थे, तो अहदेदारों को, कस्टम ऑफिसर्स को उन पे शक हुआ तो साबुन को रोका गया। साबुन को जब तोड़ा गया, तोड़ कर देखा गया तो साबुन में से सफेद रंग का पाउडर निकला। उस पाउडर की जांच की गई तो पता यह चला कि यह पाउडर दरअसल ड्रग्स है, जिसकी मालियत 14 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम ऑफिसर्स ने खातून को गिरफ्तार कर लेके अदालती तहवील में भेज दिया। और एक न्यूज यहां पर जो बिल्कुल ट्रेंड में है वो ये है कि रिलायंस जियो फोन्स की एक ऐसी पेशकश लाया है कि 999 रुपए में स्मार्ट जियो फोन, जिसका नाम है जियो भारत फोन। क्यों? यह पेशकश के बारे में रिलायंस कंपनी ने यह कहा कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 250 मिलियन आज भी ऐसे फोन हैं जो या तो बेसिक फोन हैं या तो 2G नेटवर्क से चलने वाले फोन हैं, जबकि हिंदुस्तान 5G की क़यादत कर रहा है, 5G का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहा है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर है और उससे भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जियो भारत फोन लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी कीमत 999 रुपए है और उसमें एक महीने के 123 रुपए देने पर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे और 14G डेटा आपको उसमें मिलेगा। यह दूसरी न्यूज थी। इसके अलावा आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, क्योंकि 13 जून से 13 जुलाई तक लॉ कमीशन ने हिंदुस्तान के शहरियों को कहा था कि वो अपनी तजावीज़ और अपना सजेशन कमीशन को दे, ताकि कमीशन उनकी रोशनी में ये बात तय करे कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लागू किया जा सकता है या नहीं। इस अपील पर अभी तक कमीशन को 19 लाख तजावीज़ मौसूल हो चुके हैं। इसी बात पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कबाइलियों को और आदिवासियों को अलग रखना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जिसमें कुछ इस्तिस्ना होता है, जिसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, तो लिहाजा आदिवासियों को और कबाइलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखना चाहिए। तो हम इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन प्रोटेक्शन कमेटी के रियासती सदर डॉक्टर इस्लामुद्दीन ने कहा कि दलित मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज, आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो कभी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये इस्लामुद्दीन साहब ने कहा। इस्लामुद्दीन साहब ने कहा कि जिस तरीके से कबाइलियों को और आदिवासियों को इस्तिस्ना की बात कही जा रही है, इसी नहज पर मुस्लिम को और माइनॉरिटीज को भी इस्तिस्ना देना चाहिए।
यहां पर एक बात मैं आपके सामने आपके इल्म के लिए रख दूं, डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन प्रोटेक्शन कमेटी के रियासती सदर हैं, वो हर साल मुस्लिम और मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिखते हैं और उनसे ये मुतालबा करते हैं ईमेल के जरिए से और बिल मुशाफा मुलाकात के जरिए से कि वो लोग पार्लियामेंट के सेशन में ये मसाइल उठाए। जी, अब आइए कुछ हालात सियासी खबरों पे नजर डालते हैं। तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी रैली हुई खम्मम जिले में। राहुल गांधी ने यह कहा कि बीआरएस यानी तेलंगाना की जो रोलिंग गवर्नमेंट हुकूमत की पार्टी है बीआरएस, जो केसीआर के चंद्रशेखर राव जी जिसके सीएम हैं, उसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि यह दरअसल बीजेपी की बी टीम है। इसका जवाब देते हुए बीआरएस ने कहा, बीआरएस के लीडर केसीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी किसी पार्टी की ए टीम और बी टीम नहीं है, बल्कि हम अपने आप में खुद एक पार्टी है। उन्होंने कहा अगर हम किसी की पार्टी है, ये जैसा कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं, तो हम दलितों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, पसमानदा तबकात और माइनॉरिटीज की पार्टी है। ये के चंद्रशेखर राव ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए, अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा। राहुल गांधी को रिमोट गांधी कहने वाले राहुल गांधी के बारे में यह कहा जा रहा है बीआरएस लीडरों की तरफ से कि राहुल गांधी को तेलंगाना की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। वो आते हैं और यहां के लीडर्स जो स्क्रिप्ट उन्हें लिख के देते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत यानी कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आती है तो हम मुअम्मिरीन को, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को 4,000 रुपए माहाना की पेंशन देंगे। लीडर्स ने सवाल यह किया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मेंबर है, कांग्रेस पार्टी जहां पर जिन स्टेट में हुकूमत कर रही है वहां पर वो मुअम्मिरीन को, बुजुर्गों को 1,000 की पेंशन दे रही है, तो वो यहां पर 4,000 कैसे दे सकती है। इसी तरीके से खम्मम के जलसे में रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि खम्मम का जलसा बीआरएस हुकूमत की खबर खोदने के लिए है। यहां पर एक बात और होगी, मोहम्मद अली शब्बीर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा कि खम्मम के जलसे को देखकर बीआरएस हुकूमत के होश उड़ गए। यहां पर एक बात महाराष्ट्र की सियासत से है। अभी फिलहाल मोदी जी को और बीजेपी को हराने के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियां एक हो रही है, जिसमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल और इलाकाई जमातें भी शामिल हैं। तकरीबन 20 पार्टियों का इत्तेहाद हो रहा है जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन महाराष्ट्र की सरजमीन पर अपोजिशन को एक झटका लगा। शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, जो बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में, उस पार्टी के लीडर अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ तकरीबन 35 से 36 एमएलए के साथ बगावत कर दी है और वहां यानी महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत जो शिवसेना की है, शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। बाल ठाकरे की शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक ग्रुप का नाम शिंदे ग्रुप है और दूसरे ग्रुप का नाम उद्धव ठाकरे ग्रुप है। तो अजीत पवार ने शिंदे ग्रुप से इत्तेहाद कर लिया और खुद डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बन गए और उनके तकरीबन 8 साथियों को वजारतें मिली है। इस पर शरद पवार ने कहा कि हम डरने वाले या घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे। इसी तरीके से एक न्यूज यहां पर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मैं जिक्र कर दूं कि मनीष सिसोदिया जो फिलहाल जेल में है, उन्हें दिल्ली की हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है
اور اروند کیجریوال کی پارٹی کے اور ایک لیڈر ستیندر جین کو بھی جیل ہی میں رہنا پڑے گا۔ یہ آج کی خبروں کا تجزیہ تھا۔ آپ اپنے معلومات اور اپنے خیالات کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے کانفیڈنس اور نالج کو بڑھانے کے لیے مرو کرکشیترم نیوز چینل دیکھتے رہیے اور اپنے کامنٹس ضرور ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے پروگرام کو اور اچھا اور بہتر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔